नमस्कार, मैं जास्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने प्रदेश के बहुत से किसानों ने फूलगोभी की फसल लगा रखी है और ये फसल रोपाई के अनुसार कई अवस्थाओं पर है। हमारे एक किसान रमेश चंद यादव ने भी फूलगोभी की फसल लगा रखी है और वो इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। हाँ जी, मेरा नाम रमेश चंद यादव है, बानसूर से। मैंने एक गोभी लगाई है, तो इसके बारे में अब जानना चाहता हूँ कि इसमें कितना खाद और कितना यूरिया, ये एनर्जी वगैरह जो भी पोटास है, जो कितनी कितनी मात्रा में डाली जाए। तो फूलगोभी की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गूंता बानसूर, जिला अलवर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी गढ़वाल। मैं बताना चाहता हूं कि आजकल गोभी का सीजन चल रहा है, फूल गोभी का सीजन चल रहा है। किसान भाइयों, फूल गोभी फसल की अच्छी बढ़भार हो और आने वाले दिनों में अधिक उपज मिले, इसके लिए फूल गोभी की फसल में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन सा उर्वरक ले और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, वह इस प्रकार से है। अब मैं बात करता हूं इसमें खाद और उर्वरक की प्रबंधन की। इसमें खाद हमारे को डीएपी लगभग 43 किलो चाहिए होता है और म्यूरेट और पोटास हमारे को लगभग 17 किलो प्रति बीघा के हिसाब से चाहिए होता है। यूरिया साथ में अपन उसके साथ में यूज करना चाहेंगे तो वो 12 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमारे को यूज करना चाहिए। इसके बाद में 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में और 45 दिन तक हमारे को 3 बार में 12-12 किलो यूरिया को 3 बार में सिंचाई के साथ में छिड़क करके देना चाहिए। किसान भाइयों, अभी आपने फूल गोभी की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जाना। फूल गोभी से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ महेंद्र चढ़िया से। जो हम आज फूल गोभी की खेती के बारे में चर्चा करें किसान भाइयों, जिसमें हम सर्वप्रथम बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो खरपतवार नियंत्रण एक फूल गोभी में मुख्य समस्या के रूप में हम देखते हैं। जो खरपतवार नियंत्रण है, इसके लिए हम निराई गुड़ाई के द्वारा हम इसका नियंत्रण करते हैं। तो निराई गुड़ाई हम लगभग 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन के अंतराल पर इस तरह से हम समय समय पर, अब फसल है उसकी आवश्यकता के अनुसार हम समय समय पर करते रहते हैं। जो निराई गुड़ाई है वो खुरपी के द्वारा से हम करते हैं, जिससे हमारे पौधों को कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और उसी समय जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो आवश्यकता अनुसार हम उसमें मिट्टी चढ़ाकर हम अपने पौधों को अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे हमारे पौधे अच्छी तरीके से वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार हम अपने पौधों में, जो हमारी फूल गोभी की फसल है, उसमें हम खरपतवार प्रबंधन करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें सिंचाई प्रबंधन। तो सिंचाई प्रबंधन की यदि बात करें तो हम जैसे ही मतलब जो फूल गोभी के पौधे हैं उनका हम रोपण करते हैं, तो उसके बाद हमको हल्की सिंचाई करते हुए हम उसके पानी का सिंचाई करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे पौधे अच्छे तरीके से लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उनमें 7 दिनों के अंतराल पर हम उनमें सिंचाई करते रहते हैं, जिससे उनमें नमी बनी रहे और उनकी वृद्धि आवश्यकता अनुसार होती रहे। फूल गोभी के पौधे हैं, जब उसमें हम देखते हैं कि फूल बनने लगे तब उसमें हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि उस मिट्टी में हमारी नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे हमारे जो फूल है वो अच्छी तरह से वृद्धि करते हुए फूल की संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। इस प्रकार से हम उसमें निरंतर 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहते हैं और इस प्रकार से हम सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल को कीटों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इन कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। हम बात करें कीट के बारे में, तो जो फूल गोभी की फसल है उसमें हम देखते हैं कि माहू कीट भी इसमें काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। जो माहू होता है यह हरे पीले रंग के पतंगदार कीट होते हैं, जो हमारी पत्तियों पे पिछला मतलब निचला भाग होता है उसमें हम देखने को मिलते हैं, जो शिशु अवस्था में हमारे पौधों को काफ़ी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और हम देखते हैं कि हमारे
पौधों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए भी हम कार्बोरिल 10% का चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव करते हुए हम इसका नियंत्रण कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखें कि जो हमारा फूल गोभी है उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कीट लगता है वो डायमंड बैक मौत करके हमारा एक कीट है जो मतलब प्रमुख रूप से सभी से सबसे ज़्यादा हमारे फसल फूल गोभी की जो फसल है उसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यह कीट जो है मुख्य रूप से अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। यह इल्लियाँ पीले रंग के रंग लिए हुए हमको देखने को, तथा कभी कभी हम ये देखते हैं जो इल्लियाँ हैं ये गहरे रंग की तथा और शरीर में हल्का सा भाग जो उसका होता है वो भूरे रंग का होता है। यह जो कीट है इससे लगभग हमारी जो फसल है उसमें कम से कम 50 से 60% तक का नुकसान कभी कभी हमको देखने को मिलता है। और इसके नियंत्रण के लिए हम डीपेल 8L का 1000 मिलीलीटर की दर से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि डायमंड बैंक मौत का हम जो कीट है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें यदि एक और जो हमारा मुख्य रूप से हम रोग देखते हैं वो है मेदुल रोमिल नामक एक हमारा जो रोग लग जाता है फूल गोभी में। यह रोग जो है पौधों की सभी अवस्थाओं में आता है और हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें हम जो देखें कि किस तरीके से हम इसको पहचान करें तो जो पत्तियां हैं उसकी निचली सतह पे हमें हल्के हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम मेदुल रोमिल जो रोग होता है उसकी हम पहचान कर लेते हैं। इस प्रकार से हम मेदुल रोमिल रोग को हम पहचान लेते हैं। फिर इसके बाद हम और यदि इसके नियंत्रण की बात करें तो डाइथेन M45 का 2.0 ग्राम प्रति लीटर की पानी का घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करते रहते हैं, जिससे हम देखते हैं मेदुल रोमिल जो रोग है उसका नियंत्रण कर लेते हैं। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंस का पालन करते हैं और बहुत से किसान हाथों द्वारा दूध निकालते हैं, लेकिन ये बहुत कष्ट वाला काम है। साथ ही पशुओं का पूरा दूध भी नहीं निकल पाता है। लेकिन अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाए हैं जो देखते ही आपको लगेगा कि पशुओं से दूध निकालना कितना आसान हो गया है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PC भटनागर से। अगर हम दूध उत्पादन की बात करें तो दूध निकालने की अनेक विधियां हैं। इसमें जो मुख्य विधि है वो हाथों द्वारा लोग दूध निकालते हैं। जो सही विधि है वो विधि है पूर्ण हस्त विधि। उसमें गाय का जो थन है उसको अपने हाथों में पूरी तरह से पकड़कर दूध निकालना चाहिए। उसके अंदर अंगूठा जो है अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। दुधारू पशुओं की मशीन से दूध निकालने की शुरुआत डेनमार्क और नीदरलैंड से हुई और आज ये तकनीक दुनिया भर के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। आजकल डेयरी उद्योग से जुड़े अनेक लोग पशुओं से दूध निकालने के लिए मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। पशुओं का दूध दूहने वाली मशीन को हम मिल्किंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस मशीन की कार्यविधि के बारे में, जो इस प्रकार से है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मशीन से दूध उत्पादन की विधि है। ये सेमी ऑटोमेटिक विधि है। इसके अंदर जो दूध है वो जो है स्वच्छता पूर्वक बिना किसी खाद लगे दूध को निकाला जा सकता है। इस जो ये यंत्र आप देख रहे हैं इसमें 4 गायों का एक समय में दूध निकाला जा सकता है। और वो 4 गायें का जो थन है पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। उनके अंदर प्री स्प्रे उसका किया जाता है। 2 घंटे के अंदर 100 गायों का दूध निकाल सकती है। इस मशीन में 4 सेट हैं और ये रोटेशन पे चलते हैं। 4 एक बाईं तरफ वाली गायें एक बार निकलेगी और जितने दाईं तरफ वाली गायें तैयार हो जाएगी, और जैसे ही दाईं तरफ वाली तैयार होगी फिर वापस बाईं तरफ वाली गाय आ जाएगी। इनके वापस निकलने का रास्ता जो है वो पीछे की तरफ है। तो उस पीछे की तरफ जो रास्ता है उससे ये गायें अपनी बाहर चली जाती है वापस, और नई गायें जो है उनका आने का रास्ता अलग है। और उसके बाद में दूध निकालने के बाद में पोस्ट स्प्रे करके इन गायों को यहाँ से हटाया जाता है। इसके अलावा जितना भी दूध है वो इस टैंक में आता है और यहाँ से जब ये एक निर्धारित स्तर पर जब ये पहुँच जाएगा तो उसके बाद में ये दूध जो है पंप होके बल्क मिल्क कूलर में चला जाएगा। ये जो मशीन है इसमें मिल्क मेजरमेंट जो होता है, जो दूध का मापन होता है, ये जो मापन है इसके अंदर आप देख रहे हैं इसमें लीटर में और पौंड में 2 उसके अंदर मार्क किए हुए हैं। और जितना दूध गाय देती है प्रति गाय, हर गाय का इसमें दूध का मापन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम हर गाय का दूध जो है वो माप सकते हैं।
इसके अलावा इसकी मशीन में ये जो विशेष चीज़ है वो ऑटोमेटिक वैक्यूम पल्सेटर इसमें लगा हुआ है, जिससे जो दूध की जितनी आवक है, जब दूध शुरुआत में धीरे धीरे आता है उस समय ये पल्सेटर ऊपर की ओर लगा हुआ है ये। और इस पल्सेटर का काम ये है कि जितना दूध जितनी स्पीड से आएगा, अगर दूध कम आएगा तो ये वैक्यूम जो है पंप जो है वो उतना धीरे चलेगा, और जब ये दूध ज़्यादा आने लगेगा तो ये इसका स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद में जैसे ही दूध देना कम करेगी तो ये जो है ये वैक्यूम जो पंप है ये अपना जो स्पीड है उसी हिसाब से धीरे कर लेती है। इस तरह से ये जो है थनों को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसके अलावा जो और भी फायदा है तीसरा इस मशीन का, वो ये है कि जो दूध है वो यहाँ पे पूरी तरह से छन जाएगा, मतलब उसमें किसी तरह का कोई भी बाल या कोई भी तरह का कण, जो रेती के कण हैं या इस तरह के कण जो हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक सीवर लगा हुआ है। इसके अंदर वो सीवर जो है इसमें से दूध को छान के ही आगे भेजता है। पूरा हाइजीनिक दूध जो उत्पादन इस मशीन द्वारा हम कर रहे हैं, और इसके ये फायदे हैं कि इससे जो रोग हैं वो रोग आने की कारण भी कम बनते हैं। जो थनैला रोग है या दूसरे तरह के रोग हैं वो भी कम हो सकते हैं। जब ये दूध सभी पशुओं का दूध जब ये निकल जाता है तो उसके बाद में, क्योंकि मशीन के अंदर दूध गया है तो दूध जम नहीं जाए, अंदर ख़राब नहीं हो जाए, तो एक गर्म पानी ऊपर से वापस फ्लो करता है, और वो गर्म पानी इसके अंदर की सफाई करते हुए पूरी मशीन की अच्छी तरह से सफाई करके और इसको बाहर पानी को जो है बाहर फेंक देता है। तो इसलिए इसमें कोई भी तरह की अशुद्धि और कोई भी तरह की चीज़ अंदर नहीं रहती है पाइप में, तो उससे गंदगी का होने का जो भय है वो खत्म हो जाता है। पशुपालकों के सामने अक्सर देखने में आता है कि अधिक दूध देने वाले दुधारू पशुओं का दूध निकालने के लिए समय पर दूधिया नहीं मिलते या फिर अधिक मजदूरी पर मिलते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान है मिल्किंग मशीन। तो आइए जानते हैं मिल्किंग मशीन से दूध निकालने के फायदे के बारे में। मिल्किंग मशीन से पशु का दूध बड़ी ही आसानी से निकाला जा सकता है। इससे पशुओं के थनों को कोई नुकसान नहीं होता है। इससे दूध की गुणवत्ता बनी रहती है और उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अच्छी गुणवत्ता का स्वच्छ दूध प्राप्त होता है। मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से श्रम एवं लागत के साथ साथ समय की भी बचत होती है। पशुपालक भाइयों, आज के समय में बाजार में कई प्रकार की मिल्किंग मशीन उपलब्ध है और इनकी कीमत उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भिन्न भिन्न है, जिसे आप खरीद कर अपने डेयरी फार्म में इस्तेमाल करके समय, श्रम और लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये जो इसकी लागत की अगर हम बात करें, इसकी बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है, परंतु इसकी जो ये जो मशीन है यहाँ पर उसकी लागत जो है वो करीब 9 लाख से 10 लाख रुपए इसकी कुल लागत आई है, जिसमें बल्क मिल्क कूलर भी है, और इसमें हम 4 जानवर का दूध एक समय में निकाल सकते हैं। 4 उसमें स्टैंड बाई रहते हैं, कुल मिला के 8 जानवर एक समय में यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास में 60-70 पशु भी हैं तो उनका भी दूध हम 1.5 से 2 घंटे में हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर जिनके पास में पशुओं की संख्या कम है वो भी अगर ट्रॉली माउंटेड भी मशीन मिलती है और उसकी कीमत करीब 40-50 हज़ार रुपये तक होती है। वो ट्रॉली माउंटेड मशीन जो जानवर जहाँ पे बंधा हुआ है वहाँ पर ले जाकर भी उससे भी दूध निकाल सकते हैं, और वो भी विधि यही है, लेकिन उसमें हर बार केन को खाली करना पड़ता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गिरते हुए तापमान के मद्देनजर किसान भाइयों को पाला पड़ने के लिए सचेत रहने की व निम्न अदानों की छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। थायो यूरिया के 500 ppm के घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करने हेतु खेत में फव्वारा से हल्की सिंचाई व शिशु फलदार पौधों एवं नर्सरी को पाले से बचाने हेतु उत्तर दिशा में सरकंडे की टाटी। गेहूं की सामान्य समय पर बोई गई फसल में गांठ बनाते समय पर तीसरी सिंचाई एवं देरी से बोए गए गेहूं में फुटान की उत्तरावस्था पर दूसरी सिंचाई तथा चने की फसल में फलियां आते समय सिंचाई देने का यह उपयुक्त समय है। मटर की फसल में फली छेदक लट का प्रकोप दिखाई देने पर मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में मोएला कीट के प्रकोप पर नजर रखें। मोएला कीट का प्रकोप दिखाई देते ही कीटनाशी डाइमीथियोएट 30 EC 875 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरौनी, जिला टोंक के कृषक जगत लाल ने। यह व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगत लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये मुर्गी की नस्ल मुख्यतः इटली की नस्ल है और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अंडों के उत्पादन के लिए ये नस्ल जानी जाती है। इस मुर्गी के अंदर साल के अंदर ये 300 के लगभग अंडे देती है। आजकल प्रदेश के किसान लेयर मुर्गियों को केज सिस्टम में पालने लगे हैं, क्योंकि केज सिस्टम में लेयर मुर्गियों को पालने में काफी आसानी रहती है। साथ ही केज सिस्टम के और भी बहुत से फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं केज सिस्टम में लेयर मुर्गियों के पालन के लाभों के बारे में। यहाँ जो व्हाइट लेगोन को रखा गया है केज सिस्टम में रखा गया है। जनरली पोल्ट्री को 2 तरीके के उनके हाउसिंग सिस्टम, इंटेंसिव में 2 तरीके के हाउसिंग सिस्टम होते हैं, एक तो डीप लिटर सिस्टम और एक केज सिस्टम। डीप लिटर सिस्टम में मुर्गियों को जमीनों पर रखा जाता है और केज सिस्टम के अंदर उनको पिंजरे के अंदर रखा जाता है। ये मुर्गियों का 3 टियर सिस्टम है। अगर अपन डीप लिटर सिस्टम और पिंजरा सिस्टम की बात करें तो पिंजरा सिस्टम के अंदर शुरुआत के अंदर जो कीमत होती है वो ज़्यादा आती है डीप लिटर सिस्टम की तुलना में, जबकि इसके अंदर और बर्ड्स के वेलफेयर थोड़ा अफेक्टेड होता है। बाकी अगर इसमें फ़ायदे की बात देखें तो फ़ायदे की बात यह है कि डीप लिटर सिस्टम में जहां हम एक मुर्गी को रखते हैं वहां उतने ही स्पेस के अंदर अपन यहां 4 मुर्गियों को रख सकते हैं। और डीप लिटर सिस्टम की तुलना में केज सिस्टम के अंदर अंडों का उत्पादन पे जो लागत आती है वो लागत पिंजरा सिस्टम के अंदर कम आती है, क्योंकि डीप लिटर सिस्टम के अंदर जो मुर्गी है स्वतंत्र रूप से घूमती है तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा नष्ट होती है, इसलिए उस ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ये ऊर्जा उसको उसके आहार से मिलती है, अतः उसमें जो अंडा उत्पादन की लागत होती है वो ज़्यादा आती है। जबकि पिंजरे के अंदर जो मुर्गी है वो पिंजरे के अंदर रहती है, उसका जो चलना फिरना रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है तो वो चल फिर नहीं सकती, इसलिए उसमें ऊर्जा का हास जो है कम होता है, इसलिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। इसलिए उसमें दाना वो कम खाती है, तो दाना कम खाती है तो इससे अंडे के उत्पादन की लागत इसके अंदर कम आती है। इस वजह से इसके अंदर फ़ायदा ज़्यादा होता है। और डीप लिटर सिस्टम में जहाँ अंडों के टूटने की या अंडों के गंदे होने की शिकायत रहती है, पिंजरा तंत्र के अंदर वो अंडों के टूटने की या गंदा होने की शिकायत कम होती है। डीप लिटर सिस्टम के अंदर जहाँ मुर्गियों को हम उनकी देखभाल नहीं कर पाते अच्छी तरह से कि कौन सी मुर्गी बीमार है और किसी मुर्गी को अगर टीका लगाना हो या दवाई देनी हो तो मुश्किल होता है। पिंजरा तंत्र के अंदर ये किसी भी मुर्गी जो बीमार है उसका ध्यान रखने में काफ़ी सुविधा रहती है, उनको वैक्सीन टीके लगाने में या कोई भी दवाई देने में काफ़ी आसानी रहती है। पिंजरा सिस्टम के अंदर जो खाद के रूप में ये फीडिंग चैनल्स लगे हुए होते हैं और ये जो निप्पल्स लगी हुई है पिंजरों में, मुर्गी को जब पानी पीना होता है इस पर चोंच मारती है, तो चोंच मारने से जो पानी की ड्रॉप है उसके मुंह में चली जाती है, तो इससे जो है पानी का लॉस भी कम होता है, फीड का लॉस भी कम होता है, तो ऑन एन एवरेज जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग की है वो कम आती है। इसलिए डीप लिटर सिस्टम की तुलना में आजकल कमर्शियल लेवल पे जो है पोल्ट्री फार्मर्स पिंजरा तंत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं। केज सिस्टम में लेयर मुर्गियों को पालने से मुर्गियों के अंडों को एकत्रित करने में आसानी रहती है। मुर्गी पालक भाइयों, केज सिस्टम में मुर्गी पालन के इन लाभों को देखते हुए जरूर आपकी जिज्ञासा होगी कि मुर्गी पालन हेतु इस केज सिस्टम पर कितना खर्च आता है। तो चलिए यह भी आपको बताते हैं। अगर हम देखें शुरुआती लागत की, मैंने जैसा कि कहा था लागत इसमें ज़्यादा आती है, तो शुरुआत के अंदर एक मुर्गी पे पिंजरे की लागत 100 से 110 रुपये के बीच में आती है। अगर आप 1000 मुर्गियों का फार्म खोलेंगे तो उसमें 1000 मुर्गियों पे आपको पिंजरे की लागत लगभग 1 लाख रुपए लागत आएगी। पर अगर पिंजरा तंत्र में हमारा जो मैनेजमेंट है वो अगर सही है तो ये लागत आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पूरी हो जाती है और उसके बाद के अंदर जो है मुर्गियों से अंडा उत्पादन से फायदा ही होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। अच्छे लाभ के लिए कैसे करें जाड़े के मौसम में बकरियों की उचित देखभाल। दाने हेतु लगाई गई मेथी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।